नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सवाली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को बीच लेकर आए हैं क्लास 6 यानी कि क्लास जो है 6 का लेकर आए हैं इतिहास यानी अतीत से वर्तमान। अतीत से वर्तमान का सबसे पहला अध्याय हुआ, क्लास 6 का सबसे पहला अध्याय हुआ हमारा अतीत। तो इसमें चलिए हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ देखना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है एक बॉक्स में हमें देखा हुआ मिलता है, उस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है इसके बारे में। तो चलिए हम देखते हैं। आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करेगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो जैसे कि यहाँ दिया गया है, एक्सरसाइज का नाम है हमारा अतीत। ठीक है, यहाँ पर लिया गया है इतिहास हमें अतीत की जानकारी देती है। अतीत को जानना इसलिए ज़रूरी है कि अतीत से जानकर ही हम वर्तमान में समझ सकते हैं और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। इतिहास मानव समाज के सामाजिक स्मृति है। यदि कोई समाज अपने इतिहास को कोई नहीं जानता तो उसकी हालत वैसी है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति जिनकी याददाश्त गुम हो चुकी है। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप अपने इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं तो आप भविष्य को सुस्पष्ट नहीं समझ सकते हैं और नहीं जान सकते हैं। हमें इस चीज़ को जानने के लिए हमें इतिहास को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला पॉइंट, अगला यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। इसमें क्या क्या लिखा हो जाता है और उन चीज़ों के बारे में देखेंगे और उन चीज़ों को कैसे अध्ययन करना है, हर चीज़ के बारे में हम जानेंगे। आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक क्या है? सामाजिक प्राणी है। हम सभी समाज में रहते हैं, यानी कि मनुष्य जो हम सभी लोग समाज में रहते हैं। यह समाज हमारे माता पिता, परिवार, गांव, शहर, देश से होकर पूरे विश्व तक फैले हुए हैं। आपने पढ़ा होगा कि आज दुनिया एक वैश्विक गांव है। क्या हमारा समाज सदा ही ऐसा था या इसका धीरे धीरे विकास हुआ है? इस सवाल के जवाब हमें इतिहास से ही मिलता है। यानी कि आज जो मेरा ये समाज है, ये समाज में माता पिता, गांव, समाज, भाई बहन, रिश्तेदार, पूरा देश दुनिया पूरा फैला हुआ है। लेकिन क्या यह शुरू से ही ऐसा था? इसके बारे में हम जानेंगे कि शुरू से किस तरह से जीवन हम लोगों को यापन होता था। आप यह भी जानते होंगे कि इतिहास से संबंधित अतीत को उस काल से जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि उस काल में देखते हैं जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, कुछ लिखित साक्ष्य नहीं भी मिलते। इसके अलावा अतीत का एक काल वह भी है जिसके बारे में हमें लिखित पुस्तकें या रचयिता नहीं मिलते हैं। यानी कि एक काल ऐसा भी है जिसमें हमें पुस्तक और कोई भी चीज़ मतलब साक्ष्य नहीं मिल पाता है, लिखित चीज़ कोई भी चीज़ नहीं मिल पाता है। तो उससे हम कैसे इतिहास पता लगाते हैं? इसकी रचना हमें नहीं मिलती है, बल्कि ज़मीन के नीचे दबे पुराने अवशेष, वस्तुएं, सिक्के के अभिलेख मिलते हैं। इस काल से पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। इस काल को क्या कहा जाता है? पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है, जहाँ से हमें सिक्के मिलता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा भी जा सकता है कि पूर्व ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो पूर्व ऐतिहासिक काल यानी कि ऐसा काल जिससे हमें लिखित साक्ष्य कोई भी चीज़ का जानकारी, यानी कि इतिहास के बारे में हमें लिखित नहीं मिलता है। जो हमें वस्तु किसी ज़मीन के नीचे से पुराने वस्तुएं, अवशेष, सिक्के या अभिलेखों मिलते हैं, तो उन चीज़ से हम पुराने चीज़ को पता लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बहुत से ऐसे समाज भी हैं, विशेषकर कबायली जनजाति समाज हमारे साथ उसी युग में जी रहे हैं, लेकिन इसका इतिहास कभी लिखी नहीं गए है। यानी कि अभी भी कुछ जनजाति ऐसा है जो उसी युग में जी रहा है जैसे पुराने युग में जिया जाता था, यानी कि ऐतिहासिक काल में लोग जीते थे उसी युग में, लेकिन आज भी उनका लिखित कोई साबूत नहीं मिल रहा है। इनके बीच जो किंवदंतियाँ, किस्से, कहानियाँ, रीति रिवाज प्रचलित है, उनके माध्यम से हम ऐसे समाज के इतिहास जानते हैं। यानी कि उनके द्वारा जो भी कहानी है, किस्से हैं, उनके माध्यम से हम लोग उनका इतिहास जानने का प्रयास करते हैं या जानते हैं। तो आपको यह अंदाज हुआ होगा कि इतिहास को जानने के साधन या स्रोत अनेक हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के, कई प्रकार के हैं। चलिए आगे दिया गया है कि इन्हीं तमाम साधनों को स्रोत के आधार पर ऐतिहासिक हमें अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ये उसने कैसे साथ मिलकर रहना प्रारंभ किया, यानी कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य कैसे साथ रहना प्रारंभ किया, हर इन सब चीज़ों के बारे में हमें इसी इतिहास में जानकारी लेना है। कैसे
कैसे अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरी की, कैसे शिकारी करा, कंदमूल इकट्ठा करके अपना भोजन पाया, कैसे खेती करना सीखा, गुफाओं से निकलकर मकान बनाकर उसने रहना शुरू किया, कपड़े पहनना आरंभ किया, आग का आविष्कार किया, यानी कि उपयोग किए जाने लगा, औजार हथियार बनाए, दूरस्थ स्थानों पर यात्रा के लिए जरूरत सवारी को उपयोगी सीखा, व्यापार किया, मुद्रा का उपयोग किया, आरंभ किया, राज्य एवं साम्राज्य का गठन किया, उसका शासन चलाने के लिए नियम कानून बनाया, कैसे साम्राज्य संगठित हुआ, धीरे धीरे बिखरते गए, उत्थान और पतन के चक्र किस प्रकार चलता रहा, सब बातों की जानकारी आप इतिहास से प्राप्त कर सकते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक इसी संबंध में आपको जानकारी प्रदान करेगी। यानी कि हमारे जो पाठ्य पुस्तक है अतीत से वर्तमान, ये सबसे यानी कि आपको जो है स्कूल में जो दिया जाता है सबसे शुरुआती इतिहास का किताब होता है क्लास 6 का, यहाँ से ही इतिहास का किताब शुरू होता है। तो हम इस इतिहास की किताब में पढ़ेंगे कि मानव कैसे शुरू हुआ, मानव का आरंभिक जीवन कैसे हुआ, मानव कैसे कपड़ा पहनना सीखा, मानव कैसे कागज का उपयोग कैसे करना सीखा, आग का उपयोग करना कैसे सीखा, मानव समाज में रहना कैसे सीखा, मानव पहाड़ के गुफाओं में रहने से को छोड़कर मकान में कैसे रहना सीखा, मानव मुद्रा को कैसे बनाया, मानव राजा साम्राज्य महाराजा को कैसे बनाया, मानव नियम कानून को कैसे बनाया। और हर चीज़ को हम जानने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा, तो हमें अतीत से वर्तमान पढ़ना पड़ेगा। इसकी जानकारी के लिए हमें ये बुक पढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर देखते हैं। आगे दिया गया है कि सबसे पहले आप इतिहास का पृष्ठभूमि अर्थात उनकी बुनियादी बातों को समझें। किसी भी मानव समूह या समाज के विकास एक निर्धारित स्थान पर होता है। इस विकास की स्थानीय परिस्थितियां, भौतिक स्थितियां, पर्यावरण विशेषताएं सभी योगदान होता है। कभी आपने विचार किया है कि नदी घाटियां ही आरंभिक सभ्यताओं के विकास क्यों हुआ? आप ध्यान देंगे कि नदी के किनारे उपजाऊ भूमि बाहुल्य था, यहाँ खेती के काम आसान था, नदियाँ के रास्ते व्यापार की सुविधा थी। ऐसे भी अनेक परिस्थितियां सहायक के विकास के सहायक होती है। पर्यावरण हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को प्रभावित करता है। चूँकि आप भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत के कहाँ कहाँ आरंभिक सभ्यताएं का विकास हुआ, कहाँ के भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या थी, इसे जानना आपके लिए ज़रूरी है। फिर आप कालक्रम के संबंध में जाएंगे। इतिहास की प्रक्रिया बहुत लंबे काल तक फैली है। सुविधा के लिए हमें छोटे छोटे कालों में बांटे जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, यह आप जानेंगे। फिर आप यह भी देखेंगे कि अतीत की जानकारी किन साधनों से आप प्राप्त करते हैं, तुलनात्मक रूप से क्या महत्व और उपयोगिता है। तीसरे अध्याय में आप मनुष्य के जीवन के उस चरण के बारे में पढ़ेंगे जब वह संगठित होकर रहने लगा था, अर्थात एक समाज का विकास होने लगा था, मगर किरण अभी भी सभ्यता की किरण अभी भी फूटी ही थी। इस मनुष्य के जीवन सरल था परंतु कठिन भी। कल मुंद जमा करके या शिकार करके ये अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। फिर उन्होंने अपनी सुविधा के लिए पत्थरों के औजार और हथियार बनाना शुरू किए। अब शायद आपको यह महत्व आसानी से समझ में नहीं आए, मगर यह मनुष्य द्वारा पहला आविष्कार था। उसी तरह आग का उपयोग मनुष्य ने सीखा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण खोज था क्योंकि मनुष्य के जीवन में मौलिक परिवर्तन आया। वह अपना खाना पकाकर खाने लगा। आग से खुद को ठंड से और जानवरों से बचाने लगा। उसके जीवन का स्तर पहले से उन्नत हुआ। चौथे अध्याय में आप संगठित समाज के जीवन शैली को समझेंगे। खेती तो मनुष्य ने सीख ली थी, अब पशुपालन, व्यापार, यातायात की प्रगति आई। स्थिर और सुखी जीवन के सोच विचार के लिए अवसर प्रदान किया। जीवन का अर्थ महत्व को समझने और मृत्यु उपरांत जीवन का कल्पना करने की क्षमता बढ़ी।
पुस्तकों का दाह संस्कार मृतकों का दाह संस्कार के तरीके सोचे गए। मिट्टी में शव गारे तथा प्रथा चली, जिससे के माध्यम से इस युग में भी मिलने लगे हैं। 5वें अध्याय में आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। यह वह चरण है जब मनुष्य ने अन्य अर्थों में सभ्य जीवन आरंभ किया था, मगर लिपि विकसित न होने के कारण इतिहास में लिखित साक्ष्य नहीं मिले या नहीं छोड़े हैं। पुरातत्व या जमीन के नीचे गड़ी वस्तुओं की खोज अध्ययन इस संस्कृति विशेषताएं हम जानते हैं। अब नगरों का विकास हुआ, प्रशासन तब नगर निगम निर्माण योजनाबद्ध रूप व्यापार कला धर्म आदि जीवन के अनेक दावों में मनुष्य एक उन्नत जीवन शैली में अपनाने लगे। इन लोगों के लिपि की भी जानकारी थी। अनेक मुहर पर उनके लेख मिले, लेकिन अभी तक उसके पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए हमें पुरातात्विक सामग्री पर ही निर्भर करना पड़ता है। 6ठे अध्याय में आप वैदिक कालों के संबंधित पढ़ेंगे। वैदिक युग बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति का काल रहा। वेदों के रचना हुई जो आरंभ में लिखित रूप से नहीं थे, इसलिए इनके लिए श्रुति शब्दों को भी प्रयोग हुआ। कालांतर में इनके लिए लिखा गया। हड़प्पा संस्कृति के विपरीत यह चरण के लिए वैदिक सभ्यता शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अब धर्म और बौद्धिक रूप से मनुष्य एक उन्नत परिपक्व और सभ्य अवस्था में जा चुका था। विकास का क्रम चलता रहा और पूर्व वैदिक से उत्तर वैदिक के बीच जीवन सरल रूप से ज़्यादा विकसित और जटिल बनता गया। 7वां अध्याय में आप उस चरण को अध्ययन दर्शाता है जब भौतिक जीवन को बौद्धिक जीवन दोनों में हुई प्रगति का एक समन्वित रूप सामने आया। राज्यों के विकास क्रम आरंभ हुआ और इसके संबंधित सैनिक, प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां आरंभ हुई। दूसरी ओर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में नए विचार उत्पन्न हुए। बौद्धिक और जैन धर्म के रूप में नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई, जिसका आरंभ भारत ही नहीं विदेशों पर भी पड़ा। इस बौद्धिक विकास के संबंध में आप 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। आपको शायद यह पता नहीं होगा कि इस चरण में बिहार का क्षेत्र भारत का महत्वपूर्ण क्षेत्र बना। विश्व के प्रथम गणराज्य और भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना बिहार में हुई। इसी तरह बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति का केंद्र भी बिहार ही था। अध्याय 9 में आप मौर्य साम्राज्य के इतिहास पढ़ेंगे। विशेषकर अशोक महान की उपलब्धियां से आप परिचित होंगे, जिसमें पहली बार यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना की और भारत के पड़ोसी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। आगे चलकर इन्हीं संबंधों से भारत की संस्कृति प्रभावों को विदेश में विस्तारित हुआ। 10वां अध्याय में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। विशाल साम्राज्य के स्थान पर छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य भारत में स्थापित हुए। इनमें कुछ ऐसे भी राज्य थे जिनकी स्थापना विदेशी मूल के शासकों ने की थी। इसके फलस्वरूप संस्कृति आदान प्रदानों की प्रक्रिया और समृद्धि हुई। इसी काल में दक्षिण भारत का भी सभ्यता का विकास साक्ष्य हमें मिलते हैं। 11वीं अध्याय सुदूर क्षेत्रों में भारत के प्रभाव के विस्तारित संबंधों को विस्तृत जानकारी के लिए सहायक है। आप यह जान सकेंगे कि इस प्रकार बौद्ध धर्म और उनके प्रभावधानी कला और शिल्प के क्षेत्र में नई परंपराओं का विकास हुआ। 12वीं और 13वीं अध्याय में आप भारत में होने वाले राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और
सांस्कृतिक प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे, जबकि अंतिम अध्याय में आप प्रमुख इतिहासकारों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बच्चों, उपर्युक्त उपर्युक्त उदाहरणों से हमें यह अनुमान हुआ कि इतिहास का अध्ययन को महत्वपूर्ण और उपयोगी है। आपने देखा होगा कि मानव समाज के विकास का क्रम एक लंबे समय तक फैला है। इसमें उत्थान और पतन दोनों बारी-बारी से प्रस्तुत हुआ। इसके पिछले अनेक कारण होते हैं। इतिहास हमें उन कारणों का बोध कराता है और तभी हम अपने अतीत को जान पाते हैं। अतीत की जानकारी हमें अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सहायक प्रदान करती है। यही कारण है कि इतिहास को समझना हमारे लिए आवश्यक है और अनिवार्य भी है। तो ये हम जितना भी यहाँ पे 13-14 चैप्टर इस अध्याय में बताया गया है, इस बुक में बताया गया है, तो हम हर एक अध्याय को बारी-बारी से आपको वीडियो देते रहेंगे। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और हर चीज़ को जो है हम प्रयास करेंगे कि आप अच्छी से अच्छी तरीक़ा से आपको समझाने के लिए।